exam. Suppose you have cleared in the age of 24. Okay. 24 साल की एज में आप अगर आईएएस है तो आप एसडीएम होंगे, अगर आईपीएस है तो आईपीएस होंगे, अगर आप आईआरएस है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। जब आप 24 साल की एज में इतने बड़े पद पे बैठते हो तो जो आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो आपका एक्सपीरियंस लेवल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और एक जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो बहुत अलग होता है, क्योंकि आपने इतने डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम किया है। सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम तो ये जो थॉट था ये आपके कॉलेज डेज से ही आपके माइंड में आया या फिर लेटर ऑन, एंड द इनिशियल प्लानिंग जो आपके ब्रेन में आई, लाइक स्ट्रैटेजीज जो उस टाइम आपने बनाई थी, दैट यू कैन शेयर सर। यूपीएससी का मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे यूपीएससी देना है। मेरा पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मेरा ये था कि मैं गेट दूंगा, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में था कि मैं कैट दूंगा, सेकेंड ईयर के एंड में हो गया था कि मुझे कुछ नहीं देना, मुझे यूपीएससी देना। तो ओके। सेकेंड ईयर के एंड से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, बट जेईसी में और जबलपुर में टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना यूपीएससी का अभी भी एक्सपोजर है नहीं, लोगों को नहीं पता है कि उसकी तैयारी कैसे की जाती है, क्या होता है। और सेम मेरे साथ भी था। एंड साथ में कॉलेज का भी पढ़ना होता था। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जस्ट ग्रेजुएशन के ईयर में था, 2014, जो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था। तो जेईसी यूपीएससी के लिए सेकेंड ईयर में मैंने सोचा था कि मैं उसकी तैयारी करूंगा, एंड सेकेंड ईयर से आई वाज डेड सीरियस फॉर इट। ओके सर, सो इनिशियल स्ट्रैटेजीज दैट यू हैड दैट टाइम, प्लानिंग एंड ऑल जो आपने बनाई। इनिशियल स्ट्रेटेजी यूपीएससी के लिए, देखिए यूपीएससी एग्जाम तो सबको पता ही है आजकल, क्योंकि यूट्यूब पे और मूवीज इतनी आ गई हैं कि नाउ एवरीवन इज अवेयर कि यूपीएससी क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है। बट आज भी लोगों को ये नहीं पता होता कि उसको अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि हम लोग को राइट। बचपन से यही बताया जाता है कि अगर आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। और बहुत एग्जैक्ट। पढ़ना पड़ता है मतलब सब पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं था, मेरे यहाँ पे जेल में जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे बुक होती थी टाटा मैग्रो हिल की बड़ी वाली, जनरल स्टडीज की। और वो बुक ऑलमोस्ट शायद 1000 पेज होती थी, आई सो कि इतनी ही होती थी। और मैंने वो बुक पूरी पढ़ी थी, ये सोच के कि उससे कुछ तो आएगा, बट उस बुक से एक क्वेश्चन नहीं आया था। टोटल वेस्ट थी वो बुक। तो इस हिसाब से जो हमको बताया जाता है यूपीएससी के लिए और यूपीएससी एक्चुअली में है, उसमें बहुत फर्क है। अगर आप लोग में से कोई भी इसकी तैयारी करना चाहता है तो एक बात बस ध्यान रखना है कि इट्स जस्ट एन एग्जाम, जैसे बाकी एग्जाम होते हैं। हर एग्जाम को क्रैक करने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच होता है। और अगर आपका अप्रोच क्लियर है तो एग्जाम निकल जाएगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो बहुत ही बेकार था, इसलिए मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां की थी कॉलेज में रह के। तो मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि आप लोगों को क्या नहीं करना है। बाकी कॉलेज की पढ़ाई जहाँ तक थी यूपीएससी के साथ, वो पूरी शिवानी के भरोसे थी, तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ओके। राइट सर, दिस वाज इंटरेस्टिंग टू नो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आपके प्रिपरेशन के टाइम कोई मेंटोर या गाइडेंस आपने जिससे ली हो, एंड हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस्ड आपकी पूरे प्रिपरेशन प्रोसेस के थ्रू? See, I did not have a mentor, and गाइडेंस के लिए आप लोग की एज में वैसे भी आप लोग को भी अभी भी यही लगता होगा, मुझे जैसा पता है कि जनरल जो धारणा होती है कि इसकी तैयारी दिल्ली में ही होती है, राजेंद्र नगर में वो आ रहा है। बट ऐसा नहीं है। जब मैं वहाँ गया था तो मेरा टीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। मैंने टीसीएस में अपना जो वर्क सेंटर था वो नोएडा लिया था, जानबूझ के, ताकि दिल्ली के पास रहूँगा तो मैं शायद तैयारी कर लूँ। एंड मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी। बट इस समय जो कोचिंग्स चल रही हैं सारी, मैं सारी कोचिंग्स के बारे में तो नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट ऑफ देम, उनका आज के सिलेबस से और जो उनकी टीचिंग मेथड है उसका कोई लेन देन नहीं रह गया है।
वो जो पढ़ा रहे हैं वो आज भी 10 साल पहले की टीच पे पढ़ा रहे हैं जो अब वैलिड नहीं है। मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी थी 2 महीने के अंदर, और टीसीएस मैंने 7 महीने में छोड़ दिया था। और मैंने टीसीएस छोड़ दिया था, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा को पता था, और जो मेरी वाइफ है अभी उसको पता था, बस। इसके अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, मैं जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा था। तो एज सच मेरा मेंटर कोई नहीं था। मैंने अपना जो है वो सेल्फ ही किया था। कोचिंग से गाइडेंस ली थी, बट वो मोस्टली टेस्ट सीरीज बेसिस पे थी, नॉट फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन कि मैं वहाँ से कुछ क्लासेस ली। As you progress in your career, you will not be just be working as a collector or as a superintendent or as an assistant commissioner. You will be working in some of the most diversified career, which I think no other sector can offer you right now. Okay, Right. because when you clear the exam, suppose you have cleared in the age of 24. Okay, 24 साल की एज में आप अगर आईएएस है तो आप एसडीएम होंगे, अगर आईपीएस है तो आईपीएस होंगे, अगर आप आईआरएस है तो आप असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। जब आप 24 साल की एज में इतनी बड़ी पद पे बैठते हो, तो जो आपका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो आपका एक्सपीरियंस लेवल है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और एक जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है बहुत अलग होता है, क्योंकि आपने इतने डाइवर्सिफाइड फील्ड में काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, देन आई वर्कड इन इन्वेस्टिगेशन, then I worked in intelligence, crime detection, and now after that I can go to policy level, okay, and law enforcement in other agencies everywhere. So the line is open. Motivation जो है आप लोग का, सबसे पहला अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, मोटिवेशन यही होना चाहिए that you are working for the government of India, okay, and that is one of the most proudest thing which you can do. Fine. Right. आपको अपने इंजीनियरिंग को भी प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि आपका इंजीनियरिंग आपकी फाउंडेशन है। आपका फाउंडेशन अगर वीक होगा, आगे आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। Right, sir. और आज का जो समय है वो ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी निकाल लिया या सपोज आपने कैट कर लिया या आप किसी मल्टीनेशनल फर्म में चले गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ आज के टाइम पे हर दिन होनी है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही, नए तरीके आ रहे हैं, और आपको उन हर चीज को अडॉप्ट करना है, आगे बढ़ना है। तो आपकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं है, तो आपको सीखते रहना है, नई स्किल सीखते जाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और तैयारी करने के लिए आप अभी, अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो मतलब आपका सेकंड ईयर खत्म होने वाला है, 3rd ईयर में आप लोग जाएंगे। Yes, sir. सबसे पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लीजिए आपको क्या ऑप्शनल चाहिए, क्योंकि आपके ऑप्शनल की बेसिस पे ही आपकी बड़ी तैयारी होगी। ओके, एंड बी Yes. वेरी गुड विथ द करंट अफेयर्स। Right. ओके, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड यू, यू शुड बी वेरी थॉरो इट। इवन आपके जबलपुर में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, एंड ट्राई टू एनालाइज एवरीथिंग फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ट्राई जो पढ़ाई की कैसे करनी है, क्या करनी है। सो स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज, डोंट गो फॉर बिग बुक्स। ठीक है, इस लेवल पर कोई भी बुक अगर 300-400 पेज की है तो आपको नहीं पढ़ना है, और किसी काम की नहीं। सबसे सिंपल से स्टार्ट करो। एक बार आपको अपना स्कूल फिर से पढ़ना है, 6th से लेकर 12th तक एनसीईआरटी का, और उसको पढ़ते जाना है कई बार। जब आप उसमें थॉरो हो जाओ, देन विल गो टू नेक्स्ट। Can you share the roadmap जो आपने ग्रेजुएशन से सिविल सर्विसेज तक फॉलो किया था? लाइक ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजीज तो सबकी अलग-अलग होती हैं, पर एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी जो हम उससे सीख सकते हैं एंड वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, अगर आपको यूपीएससी देना है, यूपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास यूपीएससी का सिलेबस नहीं है तो आप बस ड्रिफ्ट करते रहोगे यहाँ से वहाँ, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आपको क्लियरली नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। सिलेबस की कॉपी अपने पास रख लो, ठीक है। अब अगर आपने हाँ सर। सिलेबस उसका कभी देखा होगा यूपीएससी का, तो यूपीएससी आपको ये पता है 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। यस सर। अभी आपको ना इंटरव्यू का सोचना है, ना मेंस का सोचना है, ना प्री का सोचना है। अभी आपको ये सोचना है कि आपके पास फाउंडेशन क्या है। ओके, अगर आप प्री का सिलेबस देखोगे, प्री का सिलेबस है आपका हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल मॉडल, ज्योग्राफी, फिर आपका कल्चर, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, लॉ एंड पॉलिटिक्स। इस एज में अभी आप लोग ये कर सकते हो।
आपका रोड मैप अभी जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप पेपर को डिलीजेंटली फॉलो करोगे। हर Yes, वो sir. चीज़ जो इस समय नेशनल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल लेवल पे चल रही है, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे। अगर आपको लगता है नोट्स बनाने चाहिए तो नोट्स बनाओगे, नहीं तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया, दैट इज़ आल्सो फाइन। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था, बट आज यूट्यूब पे कई सारे जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, ओके? एंड इवन कई सारे जो चैनल्स हैं, जैसे सांसद टीवी है, लोकसभा का, उसमें हमारे टाइम पे आरएस टीवी होता था, उसमें एक बिग पिक्चर आता था शो। अब वो शो आता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो एक आधे घंटे का शो आपको एक क्या मैटर चल रहा है देश और दुनिया में आपको बता देता है आधे घंटे में। ठीक है? Yes. तो आपको वो पर्सपेक्टिव क्लियर रहना चाहिए इस एज में। जैसे जैसे आप एग्जाम की नज़दीक जाओगे, अगर आप अभी सेकंड ईयर में, तो आई एज्यूम 2026 में आप एग्जाम दोगे, Yes, sir. Right. तो आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी 2025 में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? So challenges during preparation. सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आएगा, अगर आप लोग जॉब में रहते हो, जॉब में रहते रहते करते हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को मेंटेन कर पाना। क्योंकि आप लोग जैसे ही आईटी जॉब में जाते हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो, तो आपका दिन का 2 से 3 घंटा तो खाली कम्यूटेशन में ही जाना है, बाकी टाइम आपका ऑफिस में जाना है। उसके बाद अगर रात में कोई काम है तो आपको वो करना है, तो आप इतने थक जाओगे कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि आई लेफ्ट माय जॉब इन 7 मंथ्स, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं जॉब में रहते रहते नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो रही मेरे से पढ़ाई। तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज, जब आपने जॉब छोड़ दी है, ओके, एंड नाउ यू आर डूइंग समथिंग जो आपका इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपको भी डर लगने लगेगा कि यार मैं इंजीनियरिंग फील्ड से भी दूर हो गया हूँ, मैं एक ऐसी फील्ड में जा रहा हूँ जिसका मुझे पता नहीं है, मेरे पास जॉब भी नहीं है, सक्सेस की कोई गारंटी भी नहीं है, मैंने कहीं बहुत बड़ा गलती तो नहीं कर दी है। ये दूसरा Right. चैलेंज। थर्ड चैलेंज है, जब आप ये देखोगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका कैंपस में हो गया है, वो सारे अब अच्छे से तरक्की कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, मगर आप अकेले किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो। ठीक है? अकेले हो, पढ़ रहे हो, किसी ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, आपका पूरा टाइम सिर्फ पढ़ाई में जा रहा है। तो ये थर्ड साइकोलॉजिकल चैलेंज आएगा कि आपको खुद पे क्वेश्चन होने लगेगा कि आप ये क्या कर रहे हो। साइकोलॉजिकल Yes. चैलेंज सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन में। सो यू हैव टू बी वेरी टफ, यू हैव टू बी मेंटली टफ। एंड ये तैयारी ही ऐसी है कि आपको मेंटली टफ बना देगी। अगर आप नहीं हो तो बन जाओगे, क्योंकि आपको, ये तो हो गई खाली साइकोलॉजिकल। उसके बाद किसी दिन आपको लगेगा कि आपका हो जाएगा, किसी दिन आपको लगेगा कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये पूरे समय चलता रहेगा जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो ये सारे चैलेंजेस रहेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे चैलेंजेस आप मैनेज कर लोगे। एक और एक चैलेंज आएगा, जब आप तैयारी करते हो, मान लीजिए आप दिल्ली चले गए, कहीं पे भी आप तैयारी कर रहे हो, आप जॉब छोड़ के, आपने टेस्ट लिखा, टेस्ट सीरीज दी, आपने मॉक पेपर सॉल्व किए, आपके नंबर नहीं आए। ठीक है? कभी अच्छे नंबर आए, कभी नहीं आए, तो आपके घर वाले आपसे फ़ोन में पूछेंगे, बेटा पेपर कैसा गया आज का, नंबर कैसे आ रहे हैं? आपको पता है कि मेरे 2 हफ्ते से नंबर ढंग के नहीं आ रहे। ठीक है? लेकिन अगर आप घर वालों को बोलोगे कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो भी सोचेंगे कि यार कहीं ये अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो वो जो एक बैलेंस होता है ना, कि आपको खुद को क्या बोलना है, घर वालों को क्या बोलना है, बाकी लोगों को क्या बोलना है। और एक बड़ा चैलेंज आता है, जब आप सबको बता देते हो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दो प्रकार के लोग आपको रिएक्शन देंगे। एक, जो आपका मजाक उड़ाएंगे कि यार यूपीएससी नहीं निकाल पाओगे, बड़े कलेक्टर बनने चले हो। ठीक? दूसरा, जो आपको सपोर्ट तो करेंगे, बट जिनको मजा भी आएगा कि आप फेल हो रहे हो। ओके? इसलिए Yes. हमेशा अपनी प्रिपरेशन अपने तक ही रखना, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है? हमेशा उन लोगों से मिलो, उन लोगों से बात करो जो आपको मोटिवेट रखें, जो आपको फ्यूचर की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक?
तो मुझे अभी भी याद है जब मैं दिल्ली पहली बार आया था तो मुझको एक बंदे ने कहा था कि तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? मैंने कहा था पहला है। तो उसने कहा था यार मिनिमम 5 अटेम्प्ट तो चाहिए, उसके पहले सिलेक्शन ही नहीं होगा। मैं पहले दिन ही डिमोटिवेट हो गया था। 5 अटेम्प्ट मतलब 5 साल तो ही चले गए मेरे। तो आपको हर प्रकार के लोग मिलने वाले हैं, ठीक है? आपको डिसाइड करना है कि आप किन लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हो, जो आपको नीचे खींच रहे हैं, जो आपको आगे भेज रहे हैं। एंड वास्ट सिलेबस इतना होता है तो वो लाइक टाइम पीरियड भी लिमिटेड, तो इतना वास्ट सिलेबस के साथ साथ कैसे इंफॉर्मेशन को हमको ध्यान रखना है, प्रॉपर रिवीजन तो चाहिए ही है, पर उसके साथ साथ और क्या चीजें ध्यान में रखनी है प्रिपरेशन के टाइम? रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा यस सबसे सर। इम्पोर्टेंट है रेगुलरली टेस्ट पेपर लगाना। यस सर। सपोज मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आज आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लिया, एनसीईआरटी आपने पढ़ा, आपको लगा कि यार मैंने पढ़ लिया, मेरे को तो याद है, ठीक है? अगर आपको सच में याद है तो रात में एक टेस्ट पेपर लगा लो, राइट। ठीक? अभी पता चल जाएगा कितना आता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप, जो मेरा अप्रोच था वो ये था, मंडे टू फ्राइडे यू स्टडी everything whatever is there. Saturday Sunday is only for revision and writing papers. जहाँ तक बात है करंट अफेयर्स की, क्या क्या हो रहा है, डेली न्यूज़पेपर के नोट्स मैंने बनाए थे सेकंड ईयर में, लेकिन वो नोट्स इतने बड़े हो गए थे कि मैं उनको रिवाइज ही नहीं कर पाया। तो फिर वो अप्रोच मेरे काम तो नहीं आया था। तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इतनी सारी मैगजीन्स वगैरह आती हैं अच्छे करंट अफेयर की। और अगर आप डेली पेपर नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन है, पूरे मंथ में क्या हुआ आपको बता देते हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है उसको फोकस करना है, सिर्फ उन बुक्स को पढ़ना है जो सिलेबस से रिलेवेंट है, उन क्वेश्चंस को देखना है जो आ रहे हैं, सैटरडे संडे को फिर रिवाइज करना है, बस। जैसे कि क्योंकि कॉलेज टाइम्स में ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द प्लान बी कि हमारे माइंड में एक होना चाहिए सो एज नॉट टू फील डीमोटिवेटेड? डिमोटिवेटेड फ्रॉम व्हाट? क्योंकि लाइक हमारे पास इतना सारा के भी, एक तो कॉलेज का पढ़ाई भी मैनेज करो, साथ में फिर यूपीएससी के प्रिपरेशंस, तो जब नहीं हो पाता वो मैनेज, देन वी गेट अगर आप कॉलेज की पढ़ाई से डिमोटिवेट हो रहे हो तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉलेज की पढ़ाई में है ही इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई है, हाँ, यस सर। ठीक है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर नहीं भी हो पा रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोस्त हैं वो पढ़ा देंगे। और अगर आपके दोस्त भी किसी काम के नहीं है, तो जैसे हमारा फ्रेंड सर्कल था किसी काम का नहीं था, ना मुझे कुछ आता है ना मेरे दोस्त को कुछ आता है, तो ना मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मेरा दोस्त मोटिवेटेड है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता है, तो मोटिवेशन का सवाल ही नहीं उठता, ओके सर। ठीक है? बट जो कैसा है, अगर आप डिमोटिवेटेड फील करते हो किसी भी दिन, अगर आप यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, जस्ट टेक अ ब्रेक, डोंट थिंक मच, यस सर। ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस, जस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स इट। इस ओके एज सर। में इस समय ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यस और कॉलेज को भी पूरा एंजॉय करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बार टाइम आपका चला गया, आपको दोबारा ये टाइम नहीं मिलेगा। यस सर, श्योर सर। सिंस यू आर एन आईआरएस ऑफिसर, आपकी क्या-क्या वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, एंड आल्सो क्योंकि आप आईटी बैकग्राउंड से, सो हाउ डू यू यूज द टेक्नोलॉजी सो एज टू परसीव एनहांसिंग द लॉ एनफोर्समेंट? See, as an IRS officer, my responsibilities have been changing. जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई वाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बीजापुर डिवीजन, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। ओके सर। So my job was to implement, because उस टाइम पे जीएसटी बस इम्प्लीमेंट ही हुआ था 2017 में, एंड वी वर द यस फर्स्ट सर। बैच इम्प्लीमेंटेड जीएसटी लॉ। तो और जॉब वॉज कि लॉ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये चेंज कैसे आना है। अगर कोई टैक्स इवेट कर रहा है तो उसको पकड़ना है, टैक्स को एनफोर्स भी करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। बट देन यस सर। आई वाज इनटू आई वाज ट्रांसफर्ड टू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एंटी इवेजन। एंटी इवेजन में मेरा काम सिर्फ टैक्स इवेजन को पकड़ना था। तो यस सर। हमारा काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग। उसके बाद मैं कस्टम्स में था। कस्टम्स में आई वाज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ बेंगलोर एयरपोर्ट एंड बेंगलोर एयर कार्गो। सो एयरपोर्ट में जब आप कस्टम एनफोर्स करते हो तो देन यू आर
you are actually basically preventing smuggling. And smuggling primarily it is of narcotics, gold. Okay, so वो सब रहता है. अभी मैं जिसमें हूँ यहाँ पे it is purely intelligence and investigation, and Yes. so now I'm into a purely investigating role. आप सबने नार्कोस देखा है? No, sir. सीरीज नार्कोस की देखी है? उसको देख लेना. उसमें जो Sure, डीए sir. का काम है वो अभी काम हम लोग. What's the reason कि आपने IRS को as your job role चुना था, and also your experience during the training over there? See, I will be very frank. मैंने कुछ सोच के कुछ नहीं भरा था. मैंने तो बस ऐसे Okay. नॉर्मल ऑर्डर में अपनी सर्विस भर दी थी. It was just हाँ. pure luck कि my third preference was IRS and I got IRS. Okay, sir. Okay. And as far as training experience is considered, so I would tell you that किसी भी civil services की जो training होती है, it is one of the best experience you will ever have, and nothing beats that experience. Now, why I'm telling this is, हम सब कॉलेज से आते हैं, 4 साल पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम 1-2 साल दिल्ली में पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद हम आते हैं अकेडमी में. पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हमारी फिजिकल फिटनेस खत्म हो गई होती है पूरी तरीके से. कुछ नहीं बचता बॉडी के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे थे, आपने कुछ किया नहीं. तो अकेडमी विल चेंज यू. In academy, I learned. Firstly, I reduced my weight. That was very helpful to me. जो मेरा कहीं नहीं हो रहा था. दूसरी Okay. चीज़ है कि आपको आपकी ट्रेनिंग इतना एक्सपोजर देती है. I'll just give you a claim. In my 6 months of training, in a continuous stretch, every other week, we were traveling to some part of the country. We were never at one place. So in 6 months, we have explored from north to south everything. And we have even been to international training. So we have been to international destinations also. But apart from that, ट्रेनिंग में आप एक तो घूमते बहुत हो, दूसरा हम लोग की एक अटैचमेंट होता है सीआरपीएफ के साथ. सो वेपन फायरिंग, वेपन मेंटलिंग, डिसमेंटलिंग, फिर उसके बाद आपका जो नॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट प्रोसीजर है वो सीखते हो. आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हो. एक्चुअली किसी क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाता है, अदालत में कैसे पेश करते हैं, क्या क्या उसके पीछे की पूरी प्रोसेस होती है. उसके बाद देन यू गेट टू मीट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर्स. So it's a completely life-changing experience. I'll give you one example. When I was studying, so civil services day होता है मार्च में, एंड दिल्ली में सेलिब्रेट होता है विज्ञान भवन में, जहाँ प्राइम मिनिस्टर खुद एड्रेस करते हैं गैदरिंग को. तो जब मैं पढ़ रहा था तब मैं टीवी पे देख रहा था, एंड आई जस्ट टोल्ड माय मदर कि मम्मी देखना नेक्स्ट ईयर मैं यहाँ बैठा हूँगा. And it was luck. What should I say? But like next year, I was there in that meeting. So you get to see all that kind of thing. Secondly, when I was in airport, deputy commissioner, so you get to meet a lot of high-profile people which you will never get to meet in your day-to-day life. So overall, that experience is completely different, and training is amazing. आप सिर्फ घूमते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, लोगों से मिलते हो, और बीच में थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करते हो. फ्रॉड्स होते हैं, खासतौर पे आजकल जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोअर सेक्शन है या लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है सिर्फ वही अफेक्टेड हो रहा है. इसमें हर कोई अफेक्टेड है. इवन पढ़े लिखे लोग भी इसमें उतना ही फंस रहे हैं जितना कि जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है एक व्यक्ति, जितना वो फंसता है उतना पढ़ा लिखा आदमी भी फंस जाता है. और ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया है ऑलरेडी. हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं. पहले क्या होता था, आपकी लाइफ के बारे में किसी को पता नहीं होता था. ठीक है, आप जो हो वो आपको पता है, आपके क्लोज फ्रेंड्स को पता है. आज आप क्या हो सबको पता है. आप कहाँ जा रहे हो सबको पता है. ठीक है, क्योंकि हर जगह जाने के पहले आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, आई एम गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन. आप लैंड करते हो, फोटो डालते हो. अगर किसी को आपको ट्रैक करना है, इट्स वेरी सिंपल.
उसको आपकी सारी मूवमेंट पता है, ठीक। अब उसको करना क्या है, अगर मान लीजिए आज मैं ही एक प्रोफाइल बना दूँ, आप में से किसी की फ़ोटो डाल के किसी के साथ बात कर रहा हूँ, किसी को क्या पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि हम यस इतने ज़्यादा सोशल मीडिया को लेके वो क्या बोलना चाहिए, इतने ज़्यादा हमने उसको अपनी लाइफ में उतार लिया है कि जो एक बाउंड्री होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। अब वो नहीं है, वो फैक्ट है। तो आप कैसे इन सब चीज़ों से बचोगे? सबसे पहले तो आपको खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कितना किसके साथ शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कल को आपको कोई कॉल आता है, आपको ये बोलता है कि आपका कोई माल जो है वो एयरपोर्ट पे आया, आपके लिए पार्सल आया हुआ है लेकिन वो फंस गया है, उसमें ड्रग्स है और आपके घर में कस्टम्स की रेड पड़ने वाली है, तो इतनी पेनल्टी भर दीजिए, आप चले जाइए। अब जब कोई इंसान ये सुनता है कि ड्रग्स है, ये है, वो है, तो अच्छे से अच्छा आदमी भी डर जाता है कि पता नहीं मेरे से क्या हो गया, और वो पैसा भी पे करते हैं, ठीक यस है। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हम सोचते नहीं है कि ऐसे ही जो कॉल कर रहे हैं सच में हो भी सकता है क्या। कई बार लोगों को लेटर्स आते हैं कि आपको फलाना पुलिस स्टेशन से समन आया हुआ है, आप वहाँ हाजिर हो जाइए, ये है वो है आपके लिए। अब आप जब किसी पुलिस का वो देखते हो, आपको लगता है कि पुलिस ने बुलाया, कुछ हो गया होगा, ठीक। अब एज अ कॉमन पर्सन हम ये नहीं सोचते कि जो उसमें वो बना हुआ है, जो सर्विस के नाम लिखे हैं, वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। एज अ नॉर्मल पर्सन हमें नहीं समझ में आता। हमेशा कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है डिजिटली, ट्राई नॉट टू एक्सपोज योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपने हर चीज़ की अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है पूरी दुनिया को, ठीक। क्योंकि वो जितना ज़्यादा रिस्की है उतना ही ज़्यादा वो आपको खतरे में ही डाल रहा है, ठीक है। और वो एक आगे किसी भी क्राइम के लिए एक इनविटेशन ही है। डोंट एक्सपोज योरसेल्फ। दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो आप लोग करते हो, लाइव ओपन सर्वर पे मत करो। जैसे अगर आपने अपने कंप्यूटर पे या कभी पब्लिक प्लेस में बैठ के आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अवॉइड दैट, नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल अपने मोबाइल से करो, और अपने अगर हो सके, आप लोग की एज में पॉसिबल नहीं है बट जनरली लोगों को अपना, अगर किसी कोई आपका मोबाइल नंबर बैंक पे रजिस्टर है और आपका नॉर्मल कोई मोबाइल नंबर है, तो दोनों डिफरेंट रखने चाहिए, क्योंकि यस उससे सर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ओके। बट फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, जितना ज़्यादा आप लोग अवेयर रहेंगे उतना ज़्यादा फ्रॉड कम होगा। बिल्कुल सर सर वी विल श्योरली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइव्स एंड सर मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने सिविल सर्विस रोल एंड योर पर्सनल लाइफ एंड वेलबींग के बीच में कैसे बैलेंस करते हैं देखिए, बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग का जॉब है एज एन IRS ऑफिसर, अगर कोई क्रिटिकल डे है, जब कोई इमरजेंसी आ गई है, देन आपको ऑफिस आवर्स इफेक्ट होते हैं, अदरवाइज योर ऑफिस आवर्स आर क्वाइट मैनेजेबल, okay, so you can give time to your family as well, it's not that much problematic. It becomes problematic for people who are directly posted in districts, because वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट IRS में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इट इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल सर्विस, जो आपको आपका काम भी आराम से करने मिल जाता है, प्लस आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते ओके सर ऑल्सो सर क्योंकि आपने काफ़ी सारे जॉब रोल्स में रह के काम किया है सो आप ऐसा कुछ इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या जहाँ पे थिंग्स हैव बीन चैलेंजिंग फॉर यू एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट हैं। एक्चुअली things become challenging in our work, because you're dealing with people, and actually to be very honest, you're dealing with criminals, not people, and hardcore criminals, जो स्मगलर है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ उसके पैसे से मतलब, और उसको अपना नार्कोटिक से गोल्ड करना ही है, तो आप उसको आज पकड़ो कल पकड़ो को दोबारा आके वही काम करेगा। चैलेंज तब आता है जब आप किसी को पकड़ने जा रहे हो, जब कभी कभी आपको ऐसे एरियाज में जाना पड़ता है जो रिस्की है, डेंजरस है, तो आपको अपनी टीम भेजनी पड़ती है, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी टीम के सारे लोग सेफ हैं कि नहीं है। फिर रियल टाइम पे आपको अगर लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए तो कोऑर्डिनेट करना होता है। उसके साथ साथ आपको, बिकॉज यू आर इन लीडरशिप पोजीशन,
तो वो खुद भी लीड करना है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऑफिस में बैठे हो अपनी टीम को बोल रहे हो यार तुम जाओ तुम रिस्क ले लो, यू ऑल्सो हैव टू गो। सो things becomes very challenging at times, but at all time it is at the end it is all manageable. अगर आपको खुद पे भरोसा है तो सब मैनेज हो जाता है। Yes, sir. The 75th Republic Day of India today. Sir, what according to you are some of the challenges that our country should overcome so as to be a developed? देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, हम अपनी ड्यूटीज भूल रहे हैं, हम अपने राइट्स पे ज़्यादा फोकस है। होना उल्टा चाहिए था, पहले ड्यूटी आती है, राइट्स बाद में आने चाहिए। क्योंकि आपको आपके राइट्स का हक तभी है जब आप अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी तो पहले कर लो, देन यू डिमांड योर राइट्स, बट थिंग्स आर अदर वे अराउंड। ठीक है, दिस इज द ओनली चैलेंज व्हिच द कंट्री इज फेसिंग, एंड जिस दिन इस चैलेंज को हमने ओवरकम कर लिया, वी विल बी डेवलप्ड नेशन। माय विजन फॉर जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एक्चुअली ये विजन मेरा अभी का नहीं है, जब मैं पढ़ रहा तब भी था। एंड I sincerely believe that Jabalpur Engineering College should collaborate with local industries of Jabalpur and come up with some good ideas for local startups. आप लोग स्टार्टअप के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाते हो, ठीक है ना, वहाँ जाके भी स्टार्टअप ज्वाइन करोगे, पैसे कमाओगे, ऑल दिस वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके पास आइडिया है, आप लोग अपना मेजर प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, आप लोग कॉलेज प्रशासन से बात करके जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए कोई सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ लेते? ठीक है, जबलपुर में ऐसी बात नहीं कि लोकल इंडस्ट्री नहीं है, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल आर्टिजन्स हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। ट्राई टू थिंक ऑफ सम सोल्यूशन, हाउ कैन यू प्रमोट देम, हाउ कैन यू डू समथिंग कि उनका बेनिफिट हो। ठीक है, फॉरेन में और हमारे कॉलेजेस में फ़र्क यही होता है कि उनकी पढ़ाई शुरू से इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से होती है कि सोल्यूशन क्या देना है उनको। हमारी पढ़ाई आज भी सिलेबस ओरिएंटेड है कि इतना आपको पढ़ना है नंबर के लिए, नंबर तो आते रहेंगे, बट थिंक अबाउट लोकल सोल्यूशन ऑल्सो। कोलैबोरेट विद पीपल, लोगों से मिलो, उनसे जानो क्या प्रॉब्लम है एंड कैन यू डेवलप सम सोल्यूशन। अभी सब चैलेंजेस की बात कर रहे थे, कंट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक चैलेंज और है कंट्री में, और वो चैलेंज है आज भी कुछ कम्युनिटी आज भी सोशली बैकवर्ड है, कुछ कम्युनिटी आज भी सोशली फॉरवर्ड है। कई कम्युनिटी आज भी ऐसे जॉब्स में है जिनको हम बहुत हीन नजरों से देखते हैं, राइट? लाइक स्वीपिंग्स वगैरह। यस, सीवर्स को क्लीन करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग, हम आज भी, ठीक है, आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, हम आज भी उन जॉब्स को काफ़ी गंदी दृष्टि से देखते हैं, वो सबके काम करने की चीज़ नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या होता है? हमारा सोल्यूशन ये होता है कि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है हम उससे दूरी बना लें, ठीक? मगर अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर वो काम ही ना करे तो दूरी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी। यस सर। तो आप अपना कोई प्रोजेक्ट, रोबोटिक्स, ड्रोन, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, क्या आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोबोटिक्स के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते। अगर आपको सीवर्स क्लीन करना है, कोई भी जॉब जो डर्टी है, जिसको हम डर्टी मानते हैं, कैन बी सॉल्व थ्रू दीज मीन्स। और अगर आप उसको रोबोटिक्स या ड्रोन्स के थ्रू, जहाँ जहाँ पे मशीन का यूज़ किया जा सकता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जॉब्स को जब आप मशीन से रिप्लेस करते जाओगे तो अपने आप जो सोशल डिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा ना। तो आपका एक ये सोल्यूशन, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा रोबोटिक डिवाइस आता है तो कोई उसको चलाने वाला भी चाहिए, कोई उसको मेंटेन करने वाला भी चाहिए। उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति उस जॉब में पहले थे वो उस जॉब से हटेंगे, एटलीस्ट वो कोई अच्छे जॉब में जा पाएंगे। तो आप लोकल कम्युनिटी को, लोकल सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हो, साथ ही साथ एक आपके पास नया आइडिया भी जो बाकी देश में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो दिस इज माय विजन फॉर जेएससी।